चलिए अभी तक 27 क्वेश्चन हमने बता दिया है, 27 क्वेश्चन तक हमने कर लिया है। उसका 28 पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन जैसा देखिए, लेट n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 ab be a 10 digit number where a b are digits. If n is divisible by 9 then which of the following statements is or are correct? तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं n के बारे में कि क्या दिया हुआ है। n आपके पास गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 ए बी, और इस a और b के बारे में बता दिया गया है कि a और b दोनों क्या है, डिजिट्स हैं, यानी नंबर नहीं है, डिजिट्स है। अब बात करते हैं इफ n इज डिविजिबल बाय 9, और यहाँ बोला गया क्या कि ये जो है डिविजिबल है 9 से। ठीक है, जो जो चीजें दी गई है उसको पहले लिखते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? a plus b is divisible by 9, और if a is odd then b is odd। देखते हैं दोनों को, जैसा समझते हैं कि a और b, जैसा देखिए सबसे पहले हम ये जाने कि डिविजिबल बाय 9 से कोई भी नंबर डिविजिबल है, इसका पता कैसे चलेगा? तो इसका पता इस बात से चलेगा कि वो उसके जितने भी डिजिट है उसका सम करेंगे तो वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 9 से कंप्लीटली कट हो जाना चाहिए। जैसे वो 0 होना चाहिए, सम तो इसे भी 1 से ज़्यादा हो गया तो 0 कभी हो नहीं सकता, 9 हो 18 हो 27 हो 36 हो, इस तरह से 9 का मल्टीपल ही हो। तो अब बात करते हैं 9 का मल्टीपल हो, 1 से लेकर के 8 तक की जो संख्या है कंटिन्यूअस है, तो इसके जोड़ का जो होता है, यानी इसको जोड़ेंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, मतलब क्या हो गया 36, यहाँ से यहाँ तक 36 आ गया। इसके बाद आगे बात करेंगे हम, तो ये ए बी का जो वैल्यू है वो क्या हो सकता है, 36 9 से कट रहा है, तो ए बी का जो वैल्यू है वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ये ए बी जो है वो a इंटू बी नहीं है, a प्लस बी है, मतलब समझिए a और b अलग अलग नंबर, जैसे 5 है तो 7 होगा, तो दोनों का सम करना है हमको। तो a प्लस बी यहाँ पे 0 हो सकता है, 9 हो सकता है, 18 हो सकता है, 27 हो सकता है, और इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। अब बताइए कि जब a और b डिजिट है तो ये 0 से 9 तक जाएगा, b भी 0 से 9 तक जाएगा, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 18 जा सकती है और मिनिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, 0 0 को जोड़ेंगे तो 0 जा सकती है, यानी 0 9 18 तीन ही पॉसिबिलिटीज होंगी, बाकी किसी भी तरह की पॉसिबिलिटीज नहीं हुई, इससे ज़्यादा इस दोनों का सम नहीं हो सकता। अब देखते हैं जब 0 हो तो 0 में क्या क्या है, दोनों को 0 होना पड़ेगा, 18 में क्या है, दोनों को 9 9 होना पड़ेगा, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें बहुत तरह के कंडीशंस हैं, इसमें बहुत तरह के कंडीशन है, ये 3 6 का पेयर बन सकता है, 4 5 का पेयर बन सकता है, 1 8 का पेयर बन सकता है, डॉट डॉट डॉट, यानी बहुत सारे पेयर बन सकते हैं। हम डॉट डॉट इसलिए लिखे क्योंकि इसका यहाँ पे जिक्र नहीं करना है या क्वेश्चन में इसकी डिमांड नहीं है, इसलिए हमने और भी नंबर नहीं लिखे। तो चलिए हम बता रहे हैं क्या कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ a प्लस बी इज डिविजिबल बाय 9, तो हम बोलेंगे यस, या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। तो क्या बोल सकते हैं, तीनों कंडीशन में जो कि सब a प्लस बी इज डिविजिबल बाय 9, n इज डिविजिबल बाय 9, तो पहले से क्वेश्चन दिया, और a प्लस बी यहाँ से पता है हमको क्या कि डिविजिबल बाय 9, यानी 0 9 18 तीनों में से कोई भी रिजल्ट है तो 9 से डिविजिबल ही होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ये मेरा पहला सही होगा। इफ a इज ऑड देन b इज ऑड, तो आप देखते हैं क्या a इज ऑड और b इज ऑड, बात तो सही लग रही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो ऑड इवन का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जा रहा है। और यहाँ पे देखिए 3 6 आएगा, तो क्या ये ऑड है, तो ये ऑड है नहीं है, ये ऑड है तो ये इवन है। अगर हम 4 और 5 लिखेंगे तो जरा सा देखिए ये इवन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी स्टेटमेंट हमें गिवन है उसको सही तभी माना जाएगा जब वो 100% सही हो। 1% भी या एक केस में भी अगर वो गलत हो गया तो उसको सही हम नहीं मान सकते हैं, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। चाहे वो 99 जगहों पर 1000 में से 999 जगहों पर भी अगर वो सही हो, एक जगह पर भी वो गलत हो तो उसको गलत ही माना जाएगा। देन वी कैन से दैट द सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, जैसा देखिए एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू, इसका वैल्यू कितना है 65/8। इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में तोड़े तो ये हो जाएगा 8 1 8, और इसको और अच्छे से लिखें तो 8 प्लस 8। अब हम बात करते हैं क्या, वाई क्यू प्लस 1 बाई वाई क्यू दिया, वाई कितना 730/27, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर हम तोड़ेंगे तो 27 1
27। इसको और अच्छे से तोड़ेंगे तो 27 एक 27, इस तरह से लिख सकते हैं। अब जरा सा देखिए, इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए तो बीच में प्लस का साइन है, ऊपर कोई नंबर है और यहाँ पे नीचे 1 करके दोनों नंबर है। अगर कंपेयर करें तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि ये मेरे पास x क्यूब 8 के इक्वल है और 1/x क्यूब का जो वैल्यू है वो 1/8 के इक्वल है। किसका है? 1/x क्यूब का वैल्यू 1/8 के इक्वल है। और यहाँ से जब कंपेयर करने के बाद हमें पता चल पाएगा क्या कि x की वैल्यू 2 आएगी, जो इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगी। अब आगे बात करते हैं वही चीज, वाई क्यू का जो वैल्यू है, तो अलग परेशान करता है, वाई क्यू का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगा? 27 के इक्वल। तो जब वाई क्यू का वैल्यू 27 के इक्वल होगा तो जरा सा देखिए, यहाँ से हम वाई का वैल्यू कितना निकाल सकते हैं? 3 निकल सकता है यहाँ से। अब यहाँ देखिए वाई का वैल्यू हम 3 ले आए और दूसरा कंडीशन भी मेरा सेटिस्फाई होगा, 1/y क्यू इक्वल टू 1/27 लिखेंगे तो उस कंडीशन में भी वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 3 ही आएगी। तो x हमारे पास 2 है और y हमारे पास कितना है? 3 है। x 3 y, x 2 और y 3। और हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है x y, तो 2 इंटू 3, द रिजल्ट मस्ट बी सेकेंड। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। 11x plus 5y is a prime number where x, y are natural numbers, then what is the minimum value of x plus y? आप देखिए इसका मिनिमम वैल्यू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसा समझने का प्रयत्न कीजिएगा। 11x plus 5y, ये एक प्राइम नंबर है, बोला जा रहा है क्या? ये एक प्राइम नंबर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसा देखिएगा, बहुत छोटी छोटी बातें कॉन्सेप्चुअली जो आप वीक होंगे उसको पकड़ने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन एक है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस को समझने में, लैंग्वेज को समझने में आपको थोड़ा सा मदद कर सकता है। वे एक्स वाई आर नेचुरल नंबर्स, जो दिया हुआ है उस चीज को तो एकदम सबसे पहले लिख लेना है। एक्स वाई क्या है? हमारा नेचुरल नंबर है। देन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द 5x प्लस, सॉरी, मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। हमसे जो डिमांड कर रहा है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस चीज को भी लिख लेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी यही है। क्यों? क्योंकि हमको पहुंचना नहीं है। चलिए, x प्लस वाई का वैल्यू पूछा जा रहा है। अब देखिए ये प्राइम नंबर, इसको थोड़ा सा हम ब्रेक करें तो आप लोग समझिएगा। 5x प्लस वाई प्लस 6x इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, 5 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 6x। अब जैसा देखिए इसी चीज का हमसे वैल्यू पूछा जा रहा है और इस चीज का वैल्यू क्या पूछा जा रहा है? मिनिमम पूछा जा रहा है। और ऑप्शन में भी यही चीज दिया हुआ है, ऑप्शन में 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो अब जरा सा देखिए ये वैल्यू, चूंकि x हमारे पास नेचुरल नंबर है तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगा? इवन होगा। थोड़ा सा गौर करके बताइएगा कि ये इवन होगा या नहीं होगा। x का वैल्यू 1 रखिए तो भी इवन, 2 रखिए तो भी इवन, 3 रखिए तो भी इवन। क्यों? क्योंकि इसके मल्टीप्लाई इवन नंबर है और इवन को इवन से मल्टीप्लाई कीजिए या इवन को ऑड से मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? इवन ही आएगा। तो ये इवन है कंफर्म। अब मेरे पास इवन है तो 2 के अलावा कोई दूसरा नंबर जो है इवन प्राइम होता ही नहीं है। और ये नंबर 6 का मल्टीपल कम से कम 1 भी होगा तो ये नंबर 6 से ज्यादा ही होगा, यानी 2 आने की कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे है ही नहीं। जब 2 आने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है तो ये नंबर को क्या होना पड़ेगा? एटलीस्ट ऑड तो होना ही पड़ेगा। ऑड तो होना पड़ेगा। सारे ऑड प्राइम नहीं होते हैं, लेकिन प्राइम जो होंगे 2 को छोड़ करके सारे के सारे ऑड होंगे। अब बात करते हैं इवन हमारे पास आ गया यहाँ x प्लस वाई। तो x प्लस वाई का वैल्यू अगर देखिए यहाँ पर, अगर हम ऑड x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पर हम ऑड सोचते हैं और एक बार x प्लस वाई का वैल्यू हम क्या सोचते हैं? इवन सोच करके लेते हैं। अगर ऑड होगा तो 5 को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट ऑड ही आएगा। ठीक है, 5 को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट ऑड ही आएगा। और ऑड और इवन को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? ऑड और इवन को हम जोड़ेंगे तो रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा? ऑड आएगा। और इवन को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा मेरे पास? इवन आएगा। तो ये कंडीशन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बताया कि इवन रिजल्ट हो ही नहीं सकता। मतलब x प्लस वाई का वैल्यू इवन पॉसिबल नहीं है। इवन पॉसिबल नहीं है तो ये सही में पॉसिबल नहीं है। चलिए अब इस दोनों में से क्या कर सकते हैं? किसी भी एक को चेक कर लीजिए, वो सही हो गया तो वही आंसर, नहीं सही हुआ तो दूसरा वाला आंसर। तो चूंकि मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो मिनिमम वैल्यू को ही हम चेक करेंगे, 3 को चेक करते हैं। x प्लस वाई का वैल्यू हम 3 मानते हैं, तो जब x प्लस वाई का वैल्यू 3 होगा तो ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। ये 2 पॉसिबिलिटीज है। अब देखते हैं तो क्या, अगर हम 1 रखते हैं किसका वैल्यू? x प्लस वाई का वैल्यू। x प्लस वाई दोनों का दोनों नेचुरल नंबर है तो दोनों का सम 1 हो ही नहीं सकता। कम से कम दोनों अगर नेचुरल नंबर है, 1 भी हो तो कम से कम 2 हो सकता है। तो 1 पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो खत्म हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी चेक करके देखते हैं। x हमारा 2 और y 1, हम मान लेते हैं x को 2, x 1 और y 2 नहीं हो सकता। अब क्या हो सकता है? मतलब दोनों में से कोई भी 1 और 2 हमने क्या माना है? ये 3 माना। चलिए अब अगले कंडीशन हम बात करते हैं क्या, कि आप x को मानिए 2 और y को क्या मानिए? 1 मानिए।
तो अब यहाँ पे जो रिजल्ट हो गया 3 में, तो x को आप 2 माने और y को 1 माने, तो ओवरऑल रिजल्ट कितना हो गया? 3 रिजल्ट आ गया। तो 3 रिजल्ट आ गया तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा आपके पास 6 × 2। जैसा देखिए 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 और 15 में 12 जोड़ेंगे तो यहाँ से रिजल्ट कितना आ रहा है? 27। इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ये भी संभव नहीं है, ये भी क्या है? संभव नहीं है। अच्छा, ये पिछले वाले चीज़ों में जैसा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम ये चीज़ करते हैं तो इसमें थोड़ा दूसरे तरीके से, मतलब हमने वहाँ पे जो बताया मतलब कुछ गलत बोल दिया। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1 और 2 है यहाँ मेरे पास, तो 1 और 2 किसका वैल्यू है? x का 1 है और y का हमने 2 लिया है। तो इस कंडीशन में देखिए 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा और x के जगह कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो 15 × 6 21 हो जाएगा। ये भी हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, तो ये दोनों के दोनों कंडीशन क्या हो गए? गलत हो गए। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 3 तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। जब 3 नहीं हो सकता तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 5 होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? इसका आंसर 5 होगा। 5 को टिक करके आप आगे बढ़ेंगे, ये सही है। लेकिन 5 पर भी थोड़ा सा चलते हैं, बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हो रही है और यहीं पर आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। देखिए 5 में क्या चीज़ हो रही है? अगर x + y का वैल्यू हम क्या कंसीडर करते हैं? 5। अगर x + y का वैल्यू 5 कंसीडर करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? पॉसिबिलिटीज 1 4 की हो सकती है, पॉसिबिलिटी 4 1 की हो सकती है, पॉसिबिलिटी 2 3 की हो सकती है, पॉसिबिलिटी 3 2 की हो सकती है। ये 4 पॉसिबिलिटी है और चारों पॉसिबिलिटी को थोड़ा हम समझाते हैं अच्छे से। आंसर हमने टिक कर दिया लेकिन आपको समझा देते हैं। ये क्या हो गया? अगर ये 1 4 रहे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा? 1 4 यानी 5 को 5 से करेंगे तो 25 और 25 को +6 यानी ये 25 + 6 रिजल्ट आ जाएगा 31। ये प्राइम नंबर है। आगे बढ़ते हैं, 4 और 1 को करते हैं तो ये 25 + 24, 25 + 24 कितना होगा यहाँ पे? 49। 25 + 24 यहाँ पे क्या होगा? 25 + 24 क्या होगा? 49। ये प्राइम नंबर नहीं है। आप देखते हैं क्या? 23 पे बात करते हैं, यानी 2 और 3 पे बात करते हैं, 23 पे नहीं, 2 और 3 पे बात करते हैं तो यहाँ क्या होगा? ये हो जाएगा 25 और हम x का वैल्यू 2 रखे, 2 से 6 दूना 12 रखे तो 37। ये प्राइम है। अगले कंडीशन पे बात करते हैं तो ये 25 और ये कितना होगा? 18। 25 और 18 कितना हो जाएगा? 43। 25 और 18 क्या होगा? 43। प्राइम नंबर हमको बोला जा रहा है कि 5 का वो वैल्यू बताइए जिस पे प्राइम नंबर का रिजल्ट आ जाए। एक हमारे पास प्राइम नहीं आया यहाँ पे, एक हमारे पास यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं आया, तो इससे हमको यहाँ पे मतलब नहीं है। हमको बोला जाए कि कम से कम वैल्यू बताइए जिसपे प्राइम दे दे। तो एक कंडीशन में भी दे रहा है तो वो चीज़ यहाँ पे क्या होगा? मान्य होगा, क्योंकि उसको प्राइम चाहिए किसी भी एक कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट हमारा क्या होगा? 5। इन चीज़ों को समझिएगा अच्छे से और बाकी हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, इफ अ 4 डिजिट नंबर n हैज एक्जैक्टली 15 डिस्टिंक्ट डिवाइजर्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट डिवाइजर्स ऑफ n स्क्वायर। देखिए अच्छा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। ए 4 डिजिट नंबर n हैज एक्जैक्टली 15 डिवाइजर्स। आप समझिए डिवाइजर्स को कैसे काउंट करते हैं। अगर हमारे पास n के पास कितने डिवाइजर्स हैं? 15 डिवाइजर्स हैं। तो डिवाइजर्स कैसे होगा? अगर इसको हम तोड़े तो इसको हम तोड़ सकते हैं 3 और 5 में। चलिए समझिए 3 और 5 में तोड़ते हैं। अब देखिए डिवाइजर्स निकलते क्या है। जैसे मान लीजिए ये 3 × 5 कैसे आया होगा? ये a पे पावर 2 रहा होगा और b पे पावर कितना रहा होगा? 4 रहा होगा। यानी ये a और b क्या है हमारे पास? प्राइम नंबर है। a और b प्राइम नंबर है। a का स्क्वायर रहा होगा, b पे पावर 4 रहा होगा। तभी तो हम इसको क्या कर दिए? a पे पावर 2 था तो इसमें हम 2 + 1 कर दिए और यहाँ पे 4 + 1 कर दिए और दोनों को जोड़ करके मल्टीप्लाई कर दिए, दैट इज 50। यही मेरे पास रिजल्ट आया। यही हमारे पास क्या हो गया? n हो गया। और n हो गया तो n के डिवाइजर्स कितने हो गए? 15। n के डिवाइजर्स कितने हो गए? 15। अब यहाँ से जरा सा समझिएगा, हम n स्क्वायर निकालें तो n स्क्वायर निकालेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? a⁴ और b⁴ 8 ये हो जाएगा। और यहाँ से हम अगर नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालें, यहाँ से हम नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालें तो कितना हो जाएगा? 4 + 1 और ये हो जाएगा 8 + 1। तो यहाँ से पता चलेगा 5 × 9 दैट इज 45। बात को समझिएगा, बाकी किसी तरीके से इसको सॉल्व कीजिएगा, रिजल्ट 45 ही आनी है। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व कीजिए। 3 और 5 रहेगा तो इसको 1 कम करके स्क्वायर कर दीजिए। 1 कम करके स्क्वायर, यानी 1 कम करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 1 कम करेंगे 4, 1 कम करेंगे स्क्वायर करने का मतलब यानी 3 में से 1 कम करेंगे तो 2 और उस 2 को क्या कर देंगे हम लोग?
स्क्वायर के फॉर्म में रख देंगे, यानी ये पावर के फॉर्म में रहेगा तो इसको स्क्वायर नहीं, इसको 2 गुना कर देंगे, इसे घटा देंगे तो फिर इसका क्या हो जाएगा 2। चूंकि पावर कोई भी नंबर है तो उसका स्क्वायर करने का मतलब होता है, स्क्वायर करने का मतलब होता है वो मल्टीप्लाई हो जाना। पावर को जब हम स्क्वायर कर, जैसे ये नंबर है पावर है तो स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा 2 गुना हो जाएगा। तो उसी तरह से 4 2 गुना होगा 8 हो जाएगा। फिर हम एक बड़ा करके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ पी क्यू एंड आर are the lengths of the sides of a right angle triangle p minus q minus r, q minus r minus p, r minus p minus q, इतना is all which, तीनों का प्रोडक्ट बोला जा रहा है। तो एक बात समझिए, अगर किसी भी ट्रायंगल के पास 3 साइड हैं, एक साइड हमारा p है, एक साइड q है, एक साइड r है, इस बात को समझिए, न ही राइट एंगल ट्रायंगल, न ही ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और न ही एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सारे ट्रायंगल में क्या होते हैं, किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड जो होते हैं हमेशा तीसरे साइड से बने होते हैं। बातें समझिए। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है p माइनस q प्लस r, दूसरा जो टर्म दिया हुआ है तो सबको हम अलग अलग करके देख रहे हैं, q माइनस r प्लस p, और तीसरा जो टर्म है r माइनस p प्लस q। ये 3 टर्म आपको देखने को मिलेंगे। ये नंबर इससे बड़ा होगा, ठीक है, ये बड़ा होगा, इससे इससे, ये भी नंबर बड़ा होगा, ये भी नंबर बड़ा होगा। तो छोटा से बड़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये रिजल्ट क्या आएगा नेगेटिव, ये रिजल्ट क्या आएगा नेगेटिव, और ये रिजल्ट क्या आएगा नेगेटिव, और 3 नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आने की संभावना ना ही के बराबर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा नेगेटिव ओनली, ठीक है, 100% ये नेगेटिव ही वैल्यू देगा। आप देखते हैं व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द a टू द पावर 8 प्लस a टू द पावर 4 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय b टू द पावर 8 प्लस b टू द पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय a टू द पावर 4 इंटू b टू द पावर 4, और a और b को पॉजिटिव दिया है। तो चलिए देख लेते हैं a और b, सबसे पहले हम देख लेते हैं a और b को क्या दिया, पॉजिटिव दिया। सिर्फ से एक चीज को देखिएगा, हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं मिनिमम वैल्यू के आधार पे, तो छोड़ दीजिए, हम वैल्यू पुटिंग से भी इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वैल्यू पुटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करके हम आगे बढ़ते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं, क्योंकि वैल्यू पुटिंग यहाँ मिनिमम वैल्यू के लिए बताया जा रहा है, तो जिस वैल्यू को हम पुट करें हो सके उसमें मिनिमम वैल्यू ना दें, तो इसलिए वैल्यू पुटिंग को यहाँ पर अवॉइड कीजिए। अब क्या करते हैं, अगर इस नंबर को एक साथ और बाकी को एक साथ हम रख लें, मतलब a4 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, देखिए कुछ टर्म आ जा रहा है a टू दी पावर 4 प्लस 1 प्लस 1 बाई a टू दी पावर 4, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्या, यही चीज b टू दी पावर 4 प्लस 1 प्लस 1 बाई b टू दी पावर 4, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इस दोनों को जरा सा देखिए, आपको कुछ देखने से कुछ याद आएंगे। क्या याद आएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूला आप इसको तोड़ सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b के होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ही देते हैं डिटेल तरीके से देख लीजिए, ये हो गया रिजल्ट इसका। इसमें भी वही चीज हो जाएगी, बी स्क्वायर प्लस 1 बाई बी ही ना होगा 1 बाई बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर इंटू 1 बाई बी स्क्वायर, और क्या हो जाएगा एक प्लस 1। अब जैसा देखिए यहाँ से यहाँ तक के सॉल्यूशंस को देखिए, जरा सा आपको दिखेगा क्या, ये थोड़ा सा एक स्टेप और हम लिख ही लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व कर देंगे। ये मेरे पास रिजल्ट आया, ये हो गया -2 और एक बचा हुआ था यहाँ पे क्या +1, तो ये हो जाएगा -1। जरा सा देखिएगा, मिनिमम वैल्यू की बात की जा रही है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 2। जैसा बात बताते हैं आपको कि जब कभी भी जैसे x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर दिया हो, मतलब ये वैल्यू होना चाहिए मेरे पास, ये वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास क्या पॉजिटिव। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 2। अगर चाहे इसको हम अलग तरीके से देखें, x प्लस 1 बट्टा एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, और x प्लस 1 बट्टा एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -2 होता है। ये कब होता है, इफ x पॉजिटिव, और ये कब होता है, इफ x नेगेटिव। अब ये मत कोई भी पूछ देना कि सर 0 रहेगा तो कब, 0 ना ही हो सकता, 0 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो वो चीज़ें अनडिफाइन हो जाएगी, उसको डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे कि 2 से ज़्यादा, कि 3 से ज़्यादा, कि 15 से ज़्यादा, कि 50 से ज़्यादा। बातें समझ में। अगर ये पॉजिटिव, ये नंबर अगर पॉजिटिव तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और ये नंबर नेगेटिव तो लेस देन -2, यानी ओवरऑल इसकी वैल्यू कम से कम होगी तो कितनी होगी 2 होगी। तो कम से कम होगी तो 2, क्योंकि ये a स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव है, 0 नहीं हो सकता, और 0 नहीं हो सकता तो स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव होगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1, यानी अगर देखा 4 - 1 और इधर भी देखा जाएगा
रिजल्ट, तो ये भी हुआ 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 आपको दिख जाएगा कितना, ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, और यही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी 4 माइनस 1, मतलब क्या हो गया, ये रिजल्ट आ गया आपके पास 3, और ये भी रिजल्ट आ गया क्या 3। इस 3 और 3 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और यही इसका क्या देगा, मिनिमम रिजल्ट। दिस इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। इन ए क्लास कंटेनिंग 200 स्टूडेंट्स, n students prefer both tea and coffee, 2n students prefer coffee, 3n students prefer tea, 4n students prefer neither tea nor coffee. What is the value of n? देखिए एक क्लास है जिसमें 200 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, चलिए कुछ टी पीते हैं और कुछ कॉफी पीते हैं। बोला गया क्या कि n स्टूडेंट्स प्रेफर बोथ टी एंड कॉफी, तो n बच्चे जो है वो दोनों पीते थे, दोनों का यही पोर्शन है। अब बोला गया है क्या, 2n स्टूडेंट्स प्रेफर कॉफी, 2n स्टूडेंट्स प्रेफर कॉफी, कॉफी को प्रेफर करते हैं 2n, n यहाँ पे है तो n यहाँ पे है। अब ये 2n प्रेफर कॉफी बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि 2n कॉफी पीते हैं, बाकी वही 2n में से कुछ लोग कॉफी के अलावा चाय भी पीते होंगे, चाय के अलावा मान लीजिए और दूध भी पीते होंगे, और जो भी चीज़ है वो अलग अलग तरह की चीज़ें भी पीते होंगे, तो उससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ पर 2n कॉफी पीते हैं, इसका मतलब है कि 2n कॉफी पीते हैं, बाकी का पता नहीं। लेकिन यहाँ n बोला जा रहा है, टी और कॉफी पीते हैं, तो tn कॉफी पीते ही होंगे, बाकी का पता नहीं, बाकी पीते भी हो सकते हैं, नहीं भी पीते हो सकते हैं, तो ये बातें हैं। अब टी के बारे में बोला गया कि 3n स्टूडेंट्स प्रेफर टी, तो n तो पहले से ये तो टी पी ही रहा है, तो टोटल हमारे पास कितना है 3n है, तो ये 2n हो जाएगा। और 4n जो भैया वो कुछ नहीं पीता है, ना टी पीता, कुछ नहीं का मतलब टी और कॉफी में से कुछ ना पीता, आप बाकी चीज़ का पता नहीं। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्या, ये टोटल जो लोग हैं यही है 200, तो टोटल को जोड़िए 2n, n 4n सबको जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8n, और 8n का वैल्यू 200, तो n का वैल्यू यहाँ से डिवाइड कर दियो 25, और यही आपसे शायद पूछा जा रहा है, जैसा देखिए यही आपसे पूछा जा रहा है, तो n का वैल्यू कितना हो गया 25। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट ABC be a triangle with area 36 square centimeter if AB equal to 9, BC equal to 12, ABC थीटा, then what is cos थीटा equal to, जैसा देखिए ABC एक ट्रायंगल है, ले लिए एक ट्रायंगल, कोई ना। अब बोला जा रहा है क्या, एरिया इसका 36 है, चलिए मान लेते हैं एरिया भी 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इफ ए बी 9 है, ए बी हमारे पास कितना है 9 है, बी सी 12 है, चलिए ये भी 12 ले लिए, और उसके बाद बोला जाए ए बी सी थीटा। हमने पीछे आपको बताया है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया अगर उसके दो साइड दिया हो और उसके बीच का एंगल पता हो तो हम निकाल सकते हैं। मतलब इस ट्रायंगल का एरिया अगर हमको पता करना हो तो ये हम लिख सकते हैं 1/2 × 9 × 12 × sin थीटा, ये हम बोल सकते हैं क्या है इसका एरिया, ठीक है। और 36 दिया हुआ है, चलिए सॉल्व करते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू है ना, हाँ एग्जैक्ट वैल्यू, चलिए देख लेते हैं। 2 से ये 6 बार में कट गया, 2 से ये 6 बार में कट गया, 6 से ये 6, 3 से ये 3 और 3 से ये 2, यानी ओवरऑल साइन थीटा का जो वैल्यू आ गया यहाँ से निकल के 2/3 आ गया। हमसे पूछा जा रहा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हाइपोटेनस तो यही रहेगा। अगर हम क्या चीज़ की बात करें, परपेंडिकुलर की बात करें, नहीं सॉरी परपेंडिकुलर तो यहाँ पे 2 है, अगर हम बेस की बात करें तो इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा करके स्क्वायर चढ़ा देंगे, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 गया 5, और 5 रूट से निकल नहीं सकता, बेचारा यहीं पे रहेगा, रूट 5/3। दिस इज द रिजल्ट 5/3। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेट n बी ए नेचुरल नंबर देन द एचसीएफ ऑफ n plus 10 is 10. If the LCM is x, a 2-digit number, then how many values of x are possible? तो सबसे पहले देखिए जो स्पेस ब्रैकेट में बंद करके जो दिया और जो पूछा जा रहा है, ये दो चीज को पहले ही लिख लीजिएगा मेरे समझ से। अब क्या करें, x के बारे में क्या बताया, ये वही 2 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट से जहाँ एक्सीड करेगा फिर क्लेम हो जाएगा, केस हो जाएगा इसमें। अब बोला जाएगा कि देन हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल, x के कितने वैल्यू हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं, लेकिन एक चीज हम लोग जानते हैं क्या कि किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट, किसी भी दो नंबर का गुणनफल, किसी भी दो नंबर का गुणनफल उस दो नंबर के एलसीएम और उसी दो नंबर के एचसीएफ के गुणनफल के इक्वल होता है। एक छोटा सा चीज है, आप जानते होइएगा, तो उसी के माध्यम से हम लिख रहे हैं n × n + 10 = 10 × x। देख लीजिए 10 क्या है इसका एचसीएफ है, हाँ, और x क्या है इसका एलसीएम है, और नंबर ये है। चलिए देख लेते हैं, इसको जरा सा सॉल्व करते हैं, तो n² + 3 है।
अब 10 इधर मल्टीप्लाई में, चलो डिवाइड भी करके देख लेते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी। ये n²/10 और ये हो जाएगा 10n/10, दैट इज यहाँ से रिजल्ट आएगा और यही आएगा x का वैल्यू। चलिए ठीक है। और एक चीज़ और समझिए, n के बारे में दे दिया है कि ये नेचुरल नंबर है, समझ रहे बात, n का वैल्यू नेचुरल दे दिया है, तो n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और समझिए, n²/10, x हमारे पास क्या है, 2 डिजिट नंबर है, एक इंटीग्रल वैल्यू है x, तो हमको n को क्या होना पड़ेगा, मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल 10 होगा, मल्टीपल ऑफ 10 होगा तभी तो ये कटेगा, और जब तक ये कटेगा नहीं तब तक x का इंटीग्रल वैल्यू आएगा नहीं, इसलिए फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकता। अगर ये फ्रैक्शन होगा तो फ्रैक्शन के साथ किसी भी नेचुरल नंबर को भी ऐड करेंगे तो रिजल्ट फ्रैक्शन आएगा। और x के बारे में पहले से बोल दिया कि 2 डिजिट नंबर है तो फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आना है, तो n जो होगा ये मल्टीपल ऑफ 10 आएगा। तो चलिए मल्टीपल ऑफ 10 आएगा तो n का वैल्यू सबसे छोटा सा हम लेते हैं 10, 10 का स्क्वायर कीजिएगा 100, 100/10 कीजिएगा 10, और n का वैल्यू आपने 10 माना था, तो 10 10 कितना गया 20, तो x का वैल्यू यहाँ से आ गया 20। चलिए x 2 डिजिट नंबर है, पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं, 2 डिजिट का है 20। अब n का वैल्यू 20 रख करके देखते हैं, 20 रख करके देखेंगे तो 20 का स्क्वायर 400, 400/10 40, और ये 20 है, तो ओवरऑल यहाँ से x का वैल्यू कितना गया 60, ये भी 2 डिजिट का नंबर है, ये भी पॉसिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, n का वैल्यू 3, n का वैल्यू जो है 3 करेंगे तो सॉरी 3 नहीं 30, n का वैल्यू 30 करेंगे तो ये 900 हो जाएगा, तो 900/10 ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 30, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 120, और यहीं पे ये चीज़ें क्या हो जाएगी गलत, गलत क्यों हो जाएगी कि x के बारे में बोला है 2 डिजिट नंबर, और जो ही इससे आगे बढ़ते चले जाएंगे ये भैया नंबर क्या देने लगेगा 2 डिजिट से बड़ा, और 2 डिजिट से बड़ा देगा तो हम लोग कंसीडर करेंगे यहाँ पे 2 ही वैल्यू इसकी पॉसिबल है, यानी इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है 2, मतलब ओनली 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज HCF ऑफ a⁴ + 2a³ + 3a² + 2a + 1 a⁻⁶ - 2a³ + 1। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को फैक्टराइज भी इसको कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से भी ये चीज़ें बन जाएगी, लेकिन अगर वैल्यू पुटिंग अगर यूज़ हो जा रहा है तो हम यहाँ पर वैल्यू पुटिंग यूज़ करके बताते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। तो वैल्यू पुटिंग यहाँ पर हम करें तो जरा सा देखिएगा, वैल्यू पुटिंग में क्या है, ये रिजल्ट जो है आपके पास, ये जो रिजल्ट दिख रहा है वैल्यू पुटिंग के तहत, हम इसको 1 मान करके देखते हैं, तो 1 मानेंगे तो देखिए 2 1 3 3 6 2 8 1 9, इधर से वैल्यू आ जाएगा 9, यहाँ से करेंगे तो ये 1 1 2 2 - 2 0 नहीं आ सकता, क्योंकि HCF निकालेंगे तो HCF बेचारे 0 वाले नंबर को नहीं डिफाइन कर पाता, तो क्या बोल सकते हैं इस वैल्यू को मत मानिए, इसके अलावा कोई दूसरा वैल्यू में ले लीजिए, तो दूसरा वैल्यू ले लेते हैं तो छोटा सा वैल्यू 2 ले लीजिए, 2 ले लेते हैं तो क्या होता है 2 पे पावर 4 हो गया 16, और ये भी हो गया 16, 16 16 32 हो गया, 2 पे पावर 2 4 3 12, 32 12 44 4 48 और 49, यानी ये पूरा का वैल्यू कितना है 59। इसको सॉल्व किए 2 पे पावर 6 64 और प्लस 1 65, और ये कितना हो गया 2 पे पावर 3 8 2 16, 65 में से 16 गया तो ये वैल्यू कितना गया 49, और 49 और 49 का जो है 49 और 49 का जो HCF होता है वो 49 ही आता है, यानी वैल्यू ए का वैल्यू 2 रख करके देखिए, ए का वैल्यू 2 रख करके देखिए, और जिसका वैल्यू 49 होगा उसको टिक कीजिए, देखते ए का वैल्यू 2 रख करके, 2 रखेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो ये कितना हो गया 12 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो ये 4 हो गया, 2 रखेंगे तो ये 1 हो गया, 4 1 5 8 13 12 25 हो गया, तो ये तो भैया आंसर हो ही नहीं सकता। ऑप्शन मिलेगा तो वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, यानी ऑप्शन अगर 2 एक जैसा मिल जाए 49 को सेटिस्फाई कर जाए तो उस कंडीशन में हो सकता है कि हम दूसरे वैल्यू को भी चेक करें, लेकिन जब 25 आ गया या 49 आ गया तो कतई नहीं हो सकता, टोटली गलत। a³ + a² + a, आप देख लेते हैं 2 पे पावर 3 8 4 12 2 14 1 15, ये भैया 15 आ गया, ये भी गलत हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 + 2 6 + 1 7, 7 का स्क्वायर 49 हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, 2 का स्क्वायर 4 - 2 2 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपको सी। तो इस ऑप्शन मतलब ऑप्शन के आधार पर इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं हम डील कर सकते हैं, बाकी फैक्टराइजेशन मेथड से ये चीज़ें बनेंगी, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, इसको फैक्टराइज करेंगे उसको तोड़ेंगे तो दोनों के रिजल्ट आपको ये आ जाएंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - k - 2 of x plus k + 1 = 0 or equal, then what are the values of k? अगर रूट्स इक्वल है, सिंपल सा चीज़ है, रूट्स इक्वल कब होते हैं जब d का वैल्यू 0 होता है, d का मतलब b² - 4ac, तो माइनस ऑफ k - 2 इसका स्क्वायर, ये हमारा b² है, माइनस 4ac, 4 × 1 × c के जगह पे कितना k + 1, और इसको क्या करेंगे
जो ही इसको सॉल्व करेंगे माइनस के स्क्वायर प्लस, छोड़ दीजिए उसको, इसको तोड़ेंगे तो के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 4k और माइनस 4 दैट इज 0। 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब माइनस 4k माइनस 8k यानी k स्क्वायर माइनस 8k इक्वल टू 0। अब यहाँ k और k माइनस 8 इक्वल टू 0। जब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 हो तो दोनों में से आइदर ये 0 या फिर ये 0, दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा। अगर ये 0 होगा तो यही इसका वैल्यू होगा, अगर ये 0 होगा तो k का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 8 आ गया। यानी एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आया, 0 और 8। ठीक है, 0 और 8 आया। चलिए बढ़ते हैं। व्हाट इज cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस 1, cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1, cot थीटा माइनस cosec थीटा। क्वेश्चन बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, इजीली बन जाएगा। लेकिन वैल्यू चारों ऑप्शन अलग है, वैल्यू पुटिंग का यूज कीजिए। थीटा 45 डिग्री रख दीजिए, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रख दीजिए, सेम रहेगा, वैल्यू वहाँ ऊपर में 1 आ जाएगा। cos थीटा प्लस sin थीटा ये होता है 1/√2 और ये भी होता है 1/√2, दोनों को जोड़ेंगे तो 2/√2, और 2/√2 कहने का मतलब √2 माइनस 1। ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो cot 45 का वैल्यू होता है 1 और cosec 45 का वैल्यू होता है √2। अब इस दोनों में आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी, अरे भाई तो काहे ऐसे कर रहा है। इस दोनों में वैल्यू क्या है, √2 माइनस 1 और ये हो गया 1 माइनस √2। ये √2 माइनस 1 1/√2। अब जैसा एक बार बताइए उस दोनों में क्या फर्क है, a माइनस 1 है और ऊपर में है b माइनस 1, सॉरी a माइनस b है और ऊपर में b माइनस a है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसके रिजल्ट क्या आएंगे, सिर्फ और सिर्फ माइनस 1 आएंगे। कैसे माइनस 1 आएंगे, क्योंकि माइनस से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ये माइनस के ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। यानी ओवरऑल क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ √2 माइनस 1 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 नहीं माइनस 1, गलती तो नहीं लिख देना, हाँ माइनस 1। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जरा सा, सबसे आसान क्वेश्चन है तो आपके पूरे 100 क्वेश्चन में। साइन थीटा को अगर कॉमन लेते हैं तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये नीचे में अगर हम cos थीटा कॉमन लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों का दोनों cos 2 थीटा ही होता है, और दोनों जब cos थीटा होता है तो कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई cos tan। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 41. The mean weight of the 150 student in a class is 60 kg. The mean weight of boys in the class is 70 kg and that of girls is 55 kg. What is the ratio of the number of the boys to the number? मिक्सर के कॉन्सेप्ट इसको यूज कर सकते हैं। लड़का का वेट 70 है एवरेज, लड़की का वेट 55 है, ठीक है, और दोनों का मीन वेट जो है वो आपके पास कितना दिया, 60। रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे तो इधर हो जाएगा 5 और इधर हो जाएगा 10। अगर रेशियो की बात करें तो 1:2 आ गया। 1:2 मतलब 70 किसका था, बॉयज का, और 55 किसका था, गर्ल्स का। पूछा क्या जाए नंबर ऑफ द बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी बॉयज पहले गर्ल्स बाद में, तो 1:2 150 का कोई चांस नहीं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 towers A and B of height 23 मीटर and 11 मीटर रिस्पेक्टिवली and stand 9 मीटर अपार्ट। अच्छा इतना तक देखते हैं। 2 टावर्स A और B है, पहला 23 और दूसरा 11 है। ये 23 मीटर का टावर है और दूसरा टावर 11 मीटर का है। जैसा देखिएगा इसको हमने क्या किया है, मैच किया है। तो मैच किया, ये 23 है ये 11 है, तो ये कितना हो जाएगा, सही है ना भाई, जरा सा देखने दे। 2 टावर्स A and B of height 23 मीटर, ठीक है, 23 and 11 मीटर रिस्पेक्टिवली, स्टैंड 9 मीटर अपार्ट, 9 मीटर इसके बीच का डिफरेंस है। ये 11 है तो भाई ये भी 11 होगा, और ये 11 होगा तो ये 12 होगा। इतनी तो बातें समझ में आ गई। ये 12 है, ये 9 है तो ये 15 होगा। ट्रिपलेट के आधार पे 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 144 प्लस 81 स्क्वायर रूट 225 15। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं चीज़ों को। आप देखिए क्या बोला जा रहा है, ए मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द ए, यहाँ पर भाई मंकी बैठा हुआ है। चलिए ठीक है, आप क्या कर रहा है वो, क्लाइम्स द रॉड टू रीच। अच्छा ये आपका क्या है, रॉड, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, रॉड। अब क्या है, टू रीच द टॉप ऑफ बी इफ द मंकी टेक्स 5 मिनट्स टू रीच द अदर एंड, यानी यहाँ से मंकी चलना शुरू करता है और यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना लगता है, 5 मिनट का समय लगता है। ठीक है, लगता है तो लगता है। टू रीच द अदर एंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ मंकी, तो एवरेज स्पीड जब मंकी का निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस बेचारा उस कितना चला है, 15 मीटर सेंटीमीटर क्या चला है, मीटर चला है, और 5 मिनट में चला है। अगर निकालना चाहे तो ये हो जाएगा 3 मीटर प्रति मिनट।
ऑप्शन में ऐसा है कुछ 3 मीटर प्रति मिनट नहीं, 10 मीटर प्रति मिनट गलत हो गया, 5 मीटर प्रति मिनट ये भी गलत हो गया। अब देखिए सेंटीमीटर सेकंड है, मिनट का चक्कर नहीं है, तो देख लेते हैं मीटर को क्या मिनट को क्या चीज बदलते हैं, मीटर को किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मिनट को सेकंड में बदलेंगे, और मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो एक मिनट में कितना 60 सेकंड, ये मीटर हो गया, ये सेकंड हो गया, 0.005, तो ये हो जाएगा 5 मीटर प्रति मीटर, नहीं भाई सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा कितना 5 आ गया, 6 से करेंगे तो ये 5 होगा, तो 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, कहीं है ऑप्शन। चलिए 42 हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 है ना, हाँ चलिए। A spherical wooden ball of the radius r is to be divided into 8 identical parts by cutting by planes passing through the same diameter. What is the surface area of the each of the final piece? देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसमें आपको कुछ समझाना पड़ेगा, समझिएगा जरा सा। बोला जा रहा है कि एक स्फेरिकल वुडन बॉल है, स्फेरिकल मतलब गोल, जैसे वो टेनिस बॉल हो, चाहे वो क्रिकेट बॉल हो, चाहे वो फुटबॉल हो, लेकिन वो वुडन है। वुडन कहने का मतलब वो लकड़ी का है, और लकड़ी का भी तो सॉलिड है, अंदर में खोखला नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बोला है, ठीक है ना, कि वो स्फेरिकल बॉल है लेकिन अंदर में खोखला नहीं है, पूरी तरह से वो सॉलिड है और वो वुडन बॉल है। अब क्या बोला गया है कि उस वुडन बॉल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 8 आइडेंटिकल पार्ट्स में, यानी पहली बार हम कट करते हैं, फिर दूसरी बार कट करते हैं, फिर तीसरी बार कट करते हैं, फिर चौथी बार कट करते हैं। अगर स्फेरिकल बॉल को अगर हम एक बार कट करेंगे तो 2 भागों में डिवाइड होगा, फिर दूसरा कट लगाएंगे तो उसका 4 भाग बन जाएगा, फिर तीसरा कट बनाएंगे तो उसका 6 भाग होगा, और फिर चौथा कट लगाएंगे तो क्या होगा, उसके 8 भाग हो गए। यानी इस क्वेश्चन में ये है कि आपको 4 बार उसको काटना पड़ेगा, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, और 8 के 8 इसमें क्या होंगे, आइडेंटिकल पार्ट्स होंगे। और 8 जब आइडेंटिकल पार्ट्स होंगे तो आपको जरा सा मैं बता दूं कि जब कभी भी एक बार वुडन बॉल को आप कट कीजिएगा तो यहाँ से, चूंकि सरफेस एरिया पूछा जा रहा है इसमें, तो सरफेस एरिया जो है, जो पहले से सरफेस है वो तो कभी खत्म नहीं होगा, जो वुडन बॉल का सरफेस पहले से जो है वो खत्म नहीं होगा, लेकिन जो ही हम एक बार कट किए तो उसका इस तरफ एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है, एक तरफ यानी सर्कुलर एक एरिया बन जाएगा, और इसके इस तरफ भी क्या होगा, एक सर्कुलर एरिया होगा। मतलब एक सर्कुलर एरिया का अगर हम सर्कुलर एरिया जो बन जाएगा उसका जो एरिया होगा वो 2 पाई क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, और इधर भी बनेगा तो क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना, तो 2 बनेगा। फिर अगला कट करेंगे तो फिर उस तरफ से एक सर्कल उधर बन जाएगा, एक सर्कल इधर बन जाएगा, यानी प्रति एक कट पर, प्रति एक बार काटेंगे तो 2 सर्कल क्या होंगे, फॉर्म होंगे, और उसके पास एक्स्ट्रा कौन सा एरिया, सरफेस एरिया फॉर्म हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे 4 बार कट करेंगे, तो 4 कटिंग के बाद, 4 कटिंग के पास उसके पास क्या होगा, एक्स्ट्रा जो एरिया होगा, उसके पास एक्स्ट्रा एरिया जो क्रिएट हो जाएगा वो हो जाएगा 4 × 2 पाई आर स्क्वायर, यानी एक बार में 2 सर्कल बनते हैं तो एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो 2 सर्कल का 2 पाई आर स्क्वायर, इस तरह से 4 होंगे, तो टोटल 8 पाई आर स्क्वायर इसके पास एक्स्ट्रा एरिया क्रिएट हो जाएगा। और पहले से उस वुडन बॉल का अगर बोला जाए कौन सा एरिया, सरफेस एरिया, तो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरे पास जो रिजल्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 पाई आर स्क्वायर। 12 पाई आर स्क्वायर मेरे पास टोटल एरिया होगा, और वो 8 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड है, तो 8 आइडेंटिकल पार्ट्स मतलब 8 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हर एक का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, 3/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, हाँ सही है, 3/2 पाई आर स्क्वायर, दैट इज ये आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए ट्रॉली विथ 2 व्हील्स 1 मीटर अपार्ट इज मूव्ड क्लॉकवाइज ऑन द सर्कुलर ट्रैक एंड ऑन द ग्राउंड विथ रेडियस 50 मीटर डिस्क्राइब्ड बाय राइट व्हील। इफ द साइज ऑफ द ईच व्हील इज ऑफ 1 फीट रेडियस एंड द राइट व्हील टर्न्स 1000 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स विल द अदर व्हील टर्न। अब देखिए यहाँ पे बताया गया, जैसा समझिएगा क्वेश्चन को, जरा सा क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ से अगर हम कुछ ले ले, मोड में जा करके एक सर्कल मिल जाएगा, क्या शेप में सर्कल मिल जाएगा। चलिए एक बार और हम वहीं पे चले जाए, मोड में, शेप में, और एक सर्कल हमको और दे दे तो भाई मजा आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं एक और सर्कल, हर बार में सर्कल ही निकल जा रहा, यही तो रोना है मेरा, अब इससे बड़ी मैं ऐसे करा लूँगा। चलिए हम ऐसे ही बना लेंगे। अब देखा बोला गया था कि एक सर्कुलर ट्रैक है, तो चलिए एक सर्कुलर ट्रैक हम बना लेते हैं।
नहीं क्या सेट कर दिया है, समस्या कैसे बनाऊं मैं, कुछ सेटिंग करके रख दिया। ठीक है, अब देखिए हम थोड़ा सा एक सर्कल ऐसा है बन जैसे, ठीक है, चलिए ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या कि एक सर्कुलर ट्रैक है और ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। क्या, एक ट्रॉली है जो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो क्लॉकवाइज जब कभी मूव करेगा तो यहाँ पे उसका राइट व्हील होगा, यहाँ पे क्या होगा उसका लेफ्ट व्हील होगा। राइट व्हील यहाँ होगा और लेफ्ट व्हील यहाँ पे उसका होगा। तो जैसा पहले ही सर्कुलर ट्रैक का जो दे दिया रेडियस, ये दे दिया 50, और दोनों के बीच में दोनों ट्रॉली का जो दोनों क्या बोलते हैं व्हील है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर दे दिया है। 1 मीटर दिया, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, रेडियस की फॉर्म दैट इज 51। यानी लेफ्ट व्हील का सेंटर से डिस्टेंस होगा 51 मीटर और राइट व्हील का सेंटर से डिस्टेंस होगा 50 मीटर। ऐसा है। और इस व्हील का, इसके दोनों के व्हील का जो व्हील इसमें लगा हुआ है वो दोनों इक्वल है, 1 फीट का है। तो वो उससे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इंडिपेंडेंट है। चलिए आप क्या बता रहा है जरा है कि इसको 1000 चक्कर लगाना पड़ रहा है तो इसको कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। तो जरा सा बताइए कि चूंकि ये 50 है, चक्कर लगाने मतलब, चक्कर लगाने का मतलब क्या है, चक्कर लगाने का मतलब ये तो सर्कमफ्रेंस पे ही चलेगा। तो सर्कमफ्रेंस पे चलेगा तो पहला वाला में अगर मान लेते हैं 50 है तो 2 पाई r चलेगा, और दूसरा 51 है तो ये भी 2 पाई r चलेगा। अगर एक चक्कर लगाता है तो हम देखते हैं क्या, ये 2 पाई r 2 पाई कोई बदलाव हो नहीं रहा है, 2 पाई r 2 पाई दोनों में। हम ये कह रहे हैं कि इसका जो सर्कमफ्रेंस पे जो डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, सर्कमफ्रेंस पे जो क्या कर रहा है, डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, तो उसमें जरा सा देखिएगा कि मिनिमम बदलाव हो रहा है। वो बदलाव क्या हो रहा है, 50 2 पाई r से 51 2 पाई r हो रहा है। अगर देखा जाए तो बढ़ोतरी देखा जाए तो आपको दिखेगा कितना, 1 का बढ़ोतरी दिखेगा कितना पे, 50 पे। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है, दैट इज 2%। यानी डिस्टेंस जो होगा इसमें क्या होगा, 2% की बढ़ोतरी होगी। उसी तरह से इसके रोटेशन में भी, इसके रोटेशन में ना चक्कर करता है वो, उसका जो रोटेशन या रिवोल्यूशन कह सकते हैं, रिवोल्यूशंस में भी क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा 2% का। मतलब अगर ये पहला राइट व्हील 1000 चक्कर लगा रहा है तो ये 1000 चक्कर प्लस 1000 का 2%, और इसका 2% हो जाएगा वो 20। दोनों को जोड़ दीजिए तो 1020 इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। 10 से 20 इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन समथिंग इज डिवाइडेड बाय 1000। किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करें, 100 से डिवाइड करें या 1000 से डिवाइड करें तो क्या चीज़ें होती है, जैसा देखिए। अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले इसमें ढूंढना हमको पड़ता है, या ढूंढने की हम कोशिश करते हैं क्या, 1 2 और 1 5 को। अगर उसके प्रोडक्ट में 1 2 और 1 5 मिल गया मतलब रिमाइंडर 0 हो जाएगा, वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अगर 2 2 और 2 5 उसके प्रोडक्ट में हम ढूंढ लिए, इसका मतलब वो 100 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अगर 3 2 और 3 5 ढूंढ लिए, इसका मतलब वो 1000 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। अगर 4 2 और 4 5 ढूंढ लिए, इसका मतलब वो 10,000 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए 70 में कम से कम 1 2 है तो मिनिमम हमको 2 ढूंढना, 2 से ज़्यादा उससे कोई मतलब नहीं। कम से कम 1000 है यहाँ पे पास, 1000 है मेरे पास, तो 1000 को तो हम लिख सकते हैं ना ऐसा, सोचिए भैया ऐसा 1000 को तो ऐसा लिख ही सकते हैं, 2 पे पावर 3 5 पे पावर 3। तो ऐसा अगर उसके ऊपर में ढूंढ लिए तो कम्प्लीटली कट ही जाएगा, और कट ही जाएगा तो इसका मतलब कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर कुछ नहीं रहा, 0 प्लस 2। आप देखते हैं इसमें तो 1 2 कम से कम होगा। अब एक ही लेकर के चलते हैं, एक लेकर के क्या चले, 1 होगा ही। 72 में आपको 4 से तो कट ही जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, यहीं पर आपको 3 को 2 मिल जाएगा। ये ऐसा होगा, तो 3 को 2 मिल गया, 2 से हम आजाद हो गए। अब चलते हैं 5 की तरफ। 75 में आपको कितना 5 मिलेगा, 5 × 5 × 3, यानी इसको अगर फैक्ट करेंगे तो 5 का स्क्वायर × 3, यानी 2 5 तो यहाँ से मिल गया, और कहीं 5 मिलेगा, 1 5 आपको 70 में मिल जाएगा, 14 5 70, यानी ये होगा 2 × 7 × 5, 1 5 आपको यहाँ मिल गया, 2 5 यहाँ मिल गया, टोटल 3 2 और 3 5 मिल गया। इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, लड्डू। समझे? तो चलिए लड्डू को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। A vertical pole of length 80 meter is situated on the horizontal plane. The base of the pole is at P. There are 2 points A and B such that P, A, B are on the same straight line. Let the angles of the elevation of the top of the pole from A and B be alpha beta respectively. If P is 64, A be 36, then what is alpha plus beta? Okay. A vertical pole of the length 80 meter. चलिए वर्टिकल पोल है 80 मीटर, 80 मीटर है,
ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन द बेस ऑफ द पोल P, ये भी सही है। देयर आर 2 पॉइंट्स A एंड B सच दैट P A B आर ऑन स्ट्रेट लाइन। चलिए 2 पॉइंट हम ले लेते हैं, एक A एक B, ठीक है, ये हमारे पास ये है और ये भी है, ये भी मान लिए। उसके बाद बोला गया लेट द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम A एंड B अल्फा एंड बीटा, यानी A पे है अल्फा और B पे है बीटा, A पे अल्फा ले लिया और B पे बीटा ले लिया। उसके बाद क्या है अल्फा ग्रेटर देन बीटा, मेरा फोटो गलत नहीं बना, अगर हम यहाँ A यहाँ B लेते तो गलत हो जाता, क्योंकि ये B है, इसे से इधर बढ़ेंगे तो धीरे धीरे 90 डिग्री होगा, मतलब ये एंगल छोटा है ये एंगल बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ P A 64, P A भैया 64 है, चलिए ठीक है 64 है, A B 36 है, A B 36 है, ठीक है, टोटल की बात करें तो इससे 100 होगा। आगे बढ़ जाते हैं अब, देन व्हाट इज द अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा कैसे आएगा भैया जरा सा देख लेते हैं। अगर हम 10 अल्फा 10 बीटा निकाल दें तो अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। 10 अल्फा निकाल करके बता दीजिए हमको। 10 अल्फा 80 बट्टा 64, 5 बट्टा 4, 16 चौका 64, 16 85, 16 चौका 64, 10 बीटा नहीं करें 10 बीटा ये बट्टा ये 80 बट्टा 100, 4 बट्टा 5। अब देखिए यहाँ पर हम इसको निकालते हैं ऐसे, ठीक है, इसका फॉर्म होता है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। यहाँ से कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी, 5 बट्टा 4, 4 बट्टा 5, लोगों क्या कर देना जोड़ना, और यहाँ 1 माइनस 5 बट्टा 4 इंटू 4 बट्टा 5। यहाँ से देखिए ये दोनों कट गया, रिजल्ट 1 आ गया। ये रिजल्ट जो 1 आया और ये रिजल्ट 1 होगा, दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 0, और 0 क्या आया हमारा डिनोमिनेटर। 0 जो आया वो अरे भाई सही से रहना, डिनोमिनेटर क्या कर 0, और जब कभी भी डिनोमिनेटर आ गई 0 तो उस कंडीशन में अगर 10 दिया हुआ है तो 90 डिग्री होगा। 10 दिया हो तो 90, क्योंकि 10 90 ही अनडिफाइन होता है, तो यहाँ पे अगर 0 ये आ गया, डिनोमिनेटर में 0 आ गया, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हुआ 90, क्योंकि 10 90 क्या होता है, 10 90 बताता है कि जो भी फ्रैक्शन लिखिएगा परपेंडिकुलर बेस, उसमें बेस होगा वो इक्वल टू या टेंडिंग टू 0, तो ये 90 डिग्री हो गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। एक चीज और हम लोग जानते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में जरा सा देखिएगा क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, ये अगर h है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस b है, तो इस कंडीशन में h स्क्वायर इक्वल टू ए बी, अगर जब कभी भी हो तो उस कंडीशन में ये और ये अल्फा और बीटा है, तो इसके सम कितने होते हैं 90 डिग्री, और यहाँ अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है। तो आप चेक करके देखिए, यानी ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, आप चेक करके देखिए वो आ जाएंगे एच स्क्वायर प्लस ए बी। कैसे आ जाएंगे जैसा बता देते, एच का मतलब 80, देख लीजिए थोड़ा सा, एच का मतलब कितना होगा 80, 80 का स्क्वायर और उधर वाला वैल्यू ए इंटू बी, ए 64 है और बी कितना है 100, ये 6400 और ये भी 6400, क्या इक्वल आ गया, और इक्वल आ गया तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 90 डिग्री। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। लेट के बी ए पॉजिटिव इंटीजर, व्हाट इज द कोसेंट व्हेन समथिंग डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस, अच्छा देखिए ऊपर वाले नंबर में आपको दिख रहा होगा 8k प्लस 3, 8k प्लस 6, 8k प्लस 9 और 8k प्लस 12, ये आपके x के पावर में है, बेस हमारा सब में सेम है लेकिन प्लस से बीच में, तो हम यहाँ पर x के पावर 8k प्लस 3 क्या ले सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, और जब ये कॉमन ले लीजिएगा तो पहला में आपको क्या बच जाएगा 1, दूसरा में बच जाएगा x में पावर 3, इसमें बच जाएगा x में पावर 6 और इसमें बच जाएगा x में पावर 9, देखिएगा। और जो नीचे वाला जो नंबर है उसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 प्लस एक्स क्यूब और कितना है 1 प्लस एक्स टू द पावर 6, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 पे पावर x प्लस 1 पे पावर 6, x पे पावर 3 और x पे पावर 9। अब देखिए इसका सूरत और इसका सूरत मिलाइए, आपको क्या मिलेगा दोनों का सूरत सेम, तो चूंकि ये ऊपर में इससे इसको डिवाइड किया जाना है तो ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या होगा यही सा होगा, ठीक है। तो इसके आंसर कितने हो जाएंगे x टू द पावर 8 प्लस 3। आगे बढ़ते हैं, ए स्क्वायर इज ड्रॉन इनसाइड ए स्क्वायर, एक स्क्वायर जो है दूसरे स्क्वायर के अंदर क्या किया जाता है, ए स्क्वायर इज ड्रॉन इनसाइड ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, साइड 14 सेंटीमीटर के अंदर एक स्क्वायर ड्रॉ किया जाता है। चलिए ठीक है ड्रॉ कर देंगे, आगे क्या बोला जा रहा है, दैट द कॉर्नर्स ऑफ द इनर स्क्वायर, कॉर्नर्स ऑफ द इनर स्क्वायर coincide with the mid points of the sides of the outer square, outer square के मिड पॉइंट से इसका कॉर्नर मैच कर दिया।
व्हाट इज द एरिया लाइन बिटवीन द टू स्क्वायर्स, दोनों स्क्वायर के बीच का जो एरिया होगा, ये चलिए निकालते हैं। ये 14 है तो ये 7 7 होगा, मिड पॉइंट है 7 7 होगा, 7 7 होगा, ये भी 7 7 होगा, ये 7 7 हो गया तो ये 7 2 होगा, ये भी 7 2 होगा, ये भी 7 2, ये भी 7 2 होगा। चलिए सॉल्व करेंगे तो अंदर वाला जो सर्कल होगा, सॉरी अंदर वाला जो स्क्वायर होगा उसका स्क्वायर क्या होगा, साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना 49, यानी 7 रूट 2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 98। ये हो गया अंदर वाला स्क्वायर। ये इनर स्क्वायर की बात हो गई। इनर स्क्वायर का क्या हो गया, ये एरिया। अब हम बात करते हैं इनर स्क्वायर का एरिया हो गया। चलो ठीक से लिख देते हैं एरिया, नहीं तो बोलेगा सब कि सर को स्पेलिंग नहीं आता। इनर स्क्वायर का एरिया कितना हो गया, इतना। अभी देखो गलती तो हो ही रहा है, कितना 96 नहीं 98। अब आउटर स्क्वायर का एरिया जो हमें वो निकालेंगे। आउटर स्क्वायर का एरिया कैसे निकालेंगे, जैसा देखिए 14 का स्क्वायर कर दीजिए, 14 प्लस कर 196, और ये बाहर वाले में से यानी टोटल में से इसको घटा देंगे तो ये क्या होगा, जो बचा हुआ पार्ट है इससे इसको क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो रिजल्ट आता है 98। दैट इज रिक्वायर्ड। यही पूछा जा रहा है आपसे आंसर। 98 किधर दिख रहा है, कहीं का यही हो गया आपके पास आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। द बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 4/3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल का क्या बोला है, बेस। राइट एंगल ट्रायंगल में, और हाइट का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर। तो ये कितना इसका रेशियो है, 4 और 3। ठीक है, अगर यहाँ से हाइपोटेनस की बात की जाए तो 5 आ जाएगा रेशियो में, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, रेशियो में। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 54, चलिए सबसे पहले बना ही दीजिए। बेस हमारा 4, ये 3, ये 5, तीनों यूनिट फॉर्म में, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो बोला जा रहा है क्या, इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल 54, एरिया ऑफ द ट्रायंगल बात करेंगे तो 1/2 × 3 × 4 स्क्वायर यूनिट्स, ये आ जाएगा आपके पास 54। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, तो 6 स्क्वायर यूनिट का जो वैल्यू है वो आ गया 54, यानी एक स्क्वायर यूनिट का वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो 9। तो यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू अगर निकाले तो क्या होगा, स्क्वायर यूनिट है तो उधर जाकर के रूट आ जाएगा, मतलब 3। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 3। तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, तो 3 4 7 5 12 इसका पेरीमीटर है, यानी 12 यूनिट। स्क्वायर यूनिट पेरीमीटर नहीं होता, तो 12 × 3 कितना 36 क्या सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हैविंग साइड्स 4 4 6। चलिए देख लेते हैं। ये 4 4 ये 6 है, और क्या बोला जा रहा है, एरिया निकालने के लिए। तो देखिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के साथ एक रूल है, क्या है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो साइड इक्वल होता है उसके वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसको इक्वली डिवाइड करता है। ये एक प्रॉपर्टी होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। ये 6 है तो ये 3 हो जाएगा। क्या पूछा जा रहा है, एरिया। क्या, हाँ एरिया पूछा जा रहा है। हाफ इंटू बेस है हमारे पास, टोटल ये 3 3 हो गया। बेस क्या है हमारे पास 6, और हाइट हमारे पास पता नहीं है, चलिए हाइट निकाल लेते हैं। ये 4 है, ये 3 है, तो ये हाइट कैसे निकल पाएगा, कर्व ये है, हाइपोटेनस ये है, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया तो 7, और ये क्या रूट के अंदर, तो रूट के अंदर रख देते हैं। ये 3 बार में कट जाएगा, दैट इज 3√7। ठीक है, ये हो गया आपके पास आंसर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 3 आइटम्स दैट फॉलो, यानी आगे के 3 क्वेश्चन के लिए कुछ चीजें दी गई हैं, इसको जरा सा देखिए। लेट एबीसी बी ए ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल किस पे है, बी पे। चलिए राइट एंगल बी पे आगे बढ़ते हैं। लेट पी बी द पॉइंट ऑन बीसी सच दैट, पी एक पॉइंट है बीसी पे, चलिए ये लिख दिए, सच दैट बीपी पीसी, बीपी और पीसी क्या है, इक्वल। क्वेश्चन में दिया गया ए बी 10 है, चलिए ए बी को हम 10 ले लिए, और क्या दिया, बी ए पी बाप 45 डिग्री, बी ए पी बाप देखते कितना भाई, बाप तो 45 है, बहुत छोटा बाप है, देखते हैं 45 डिग्री 45 डिग्री का ये बी ए पी है। कैप कितना है, थीटा है, सी ए बी कैप, कैप क्या है, ये थीटा दिया। पूछा क्या जा रहा है, टेन थीटा। चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन में टेन थीटा पूछा जा रहा है, तो टेन थीटा कैसे निकालेंगे, जैसा देखिए ये 10 है तो ये भी 10 होगा, क्यों, क्योंकि ये 45 है तो ये भी 45 होगा। आइसोसेलेस में सेम
साइड सेम एंगल के बीच का, सेम एंगल का अपोजिट साइड जो है इक्वल होता है। तो 45 का आगे 45, 45 का आगे 45, ये 90 है तो ये 45 होगा। चलिए 10, ये 10 है तो ये 10 इक्वल दे दिया। ये 10 10 है तो ये भैया निकल जाएगा 10/2, कोई शक नहीं। अब ये सब निकल गया तो ये अकेला इसको क्या छोड़ोगे, इसको भी निकाल दो। ये 10 है, ये 20 है, 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, 400 और 100 500, 500 हो गया तो इसका साइड कितना हो गया 10/5। सारा चीज पता। चलिए अब जरा सा बढ़ते हैं इसमें और बढ़ करके क्या बताएं, जो पूछा जा रहा है वो बता देंगे। अब टेन थीटा पूछा जा रहा है, थीटा यहाँ पे, टेन थीटा तो कोई यहाँ पे उसमें है नहीं, इसमें नहीं है। ये पता, ये पता, ये पता, कोसाइन फार्मूला का यूज करके भी बना सकते हैं। कोसाइन फार्मूला का यूज करके cos थीटा निकलेगा, वहां से tan थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल दो, क्या उसी से निकाल दो, उसी से निकाल देते हैं। ये फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, कोसाइन फार्मूला से हम निकाल देते हैं। क्या cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, मतलब ये कितना है 10/2, 10/2 का स्क्वायर 200 प्लस क्या होता है इसका स्क्वायर आपने लिख दिया, फिर आप इसका स्क्वायर लिखिए तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 10/5 यानी 500। ठीक है, माइनस ये 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाय क्या होता है 2 इंटू वही जो इसको जिसको स्क्वायर करके क्या किया था आपने, ये किया था, मतलब जोड़ा था। तो ये कितना था 10/2 और एक था 10/5, लिख दीजिए 10/2 इंटू 10/5। बड़ा डेंजर क्वेश्चन बन रहा है, देखने से लग रहा है। 500 200 700 में से गया तो 600 और 600 हो गया तो कितना 10 तो ना, ये 20 कर दीजिए और √5 इंटू √10 हो गया। 20 से ही 0 0 करके 2 से कितने बार में कट गया, 2 से कट गया 30 बार में भाई, 30 बार में कट गया। तो यहाँ से √10 से कर सकते हैं इसको सॉल्व। तो √10 से करेंगे तो √10 तो हो ही जाएगा और इधर हो जाएगा 3 √10। बड़ा डेंजर रिजल्ट आ गया, ऐसा आ नहीं सकता, दिस इज गलत। कॉस का वैल्यू कभी 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। हमने कुछ गलतियाँ की, गलतियाँ क्या की जैसा देख लेते हैं। इसको 100 को घटाना था, कोई दिक्कत नहीं, 10√2 और 10/5, यहाँ पे 200 हो गया और यहाँ पे 500 हो गया। 700 में से इसको घटा दिए 600, कोई दिक्कत नहीं। 2 इंटू 10√2 इंटू 10/5 तो क्या कर दिए हम 10 दिया 100, ये 200 हो जाएगा। यहाँ पे तो कुछ गलती की है हम, यहाँ पे कुछ गलती कर दी है। क्या कर दी यहाँ पे गलती, जरा सा देख लीजिए। ये 600 था, ये 10 को करेंगे तो 100 और 100 को 2 से करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 200। ये आ जाएगा कितना 200 इंटू क्या हो जाएगा √10। आप देखिए 200 से काटेंगे तो ये 3 बार में काटेगा, यानी इसका रिजल्ट 3/10 हो जाएगा। ठीक है, ये कॉस का तो 10 का यहाँ से निकाल सकते हैं। 10 जो भी है थीटा है ना, तो 3 थीटा का वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये परपेंडिकुलर है नहीं, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। बेस और हाइपोटेनस है तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं कितना 1 और बेस कितना है 3, तो 1/3 क्या है ऑप्शन में कहीं। बाकी इसको आप tan अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला पर भी यूज कर सकते हैं। 45 प्लस थीटा पर भी सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ से भी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। चलिए कहिए तो बता दूंगा, बता दो बता दो बता दो बता दो ना बने देते हैं। चलिए देखते हैं अब आगे क्या है ACP। ACP पूछा जा रहा है, बैक थ्रस्ट आते हैं, फोटो यहाँ पे बना ACP मतलब ये एंगल, उसके साथ क्या था 10 था, क्या ध्यान नहीं दिया मैंने। ACPY देन व्हाट इज 10, वही ACP अगर गामा दिया है तो 10 गामा का वैल्यू पूछा जा रहा है। चलिए ACP होगा 10 गामा का वैल्यू निकाल देंगे। 10 गामा तो आसान है यहाँ से निकालना, इसके लिए होगा परपेंडिकुलर 10 और ये हो जाएगा 20। ठीक है, यानी 1/2। तो यहाँ से इसको उसके रिजल्ट कितने आएंगे 2, 1/2, ये तो हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द लाइन सेगमेंट। चलिए जो था थोड़ा सा फोटो यहाँ फिर से बनाना पड़ेगा। ऐसा कुछ फोटो था, ये 10 था, ये 10 था, ये 10 था, ये 10/2 था, ये 10/5 था, इतना ही चीजें थी, बाकी 1/45 था। थीटा ये चलो इसे बात छोड़ो। द लाइन सेगमेंट AP डिवाइड्स द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो देखिए ये इक्वल पार्ट्स। अब एक चीज जरा सा ध्यान दीजिएगा कि किसी भी ट्रायंगल में जो मीडियन होता है, मीडियन किसको बोलते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में एक वर्टेक्स से सामने के साइड पर एक लाइन ड्रॉ किया जाता है और वो क्या करता है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये प्रॉपर्टी है मीडियन, ये मीडियन कहलाता है।
तो एक चीज याद रखिएगा कि किसी भी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है उसको दो इक्वल पार्ट में, दो इक्वल एरिया के पार्ट में डिवाइड करता है। यानी मीडियन है तो ये एरिया और ये एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो AP डिवाइड्स द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इनटू टू इक्वल पार्ट्स। सॉल्व करके भी देख लेना, सेम ही आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पहली बात को क्या कहेंगे, सही। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल APC इज मोर देन 46। APC ए यहाँ था, B यहाँ था और C यहाँ था, यही था क्या ABC APC। अच्छा APC ये वाला, तो APC का जो पेरीमीटर है देख लेते हैं, ये 10√2 है, ये 10 है और ये 10√5। तो ये बोला जा रहा है क्या 46 से ज़्यादा है, बताना तो पड़ेगा कि 46 से ज़्यादा है कि नहीं। देखिए तीनों में भैया 10 कॉमन हो गया, 10 कॉमन हो गया तो ये √2 हो गया, +1 हो गया, ये √5 हो गया। सॉल्व करके देखिए 10, √2 का वैल्यू होता है 1.4, 1 रखिए, ये 1 रखिए और ये होता है 2.23। तीनों को जोड़िए तो 223, 141, तो 364 और 1 464, यानी ये रिजल्ट हो जाएगा 464, यानी 4.64 और इसको 10 से मल्टीप्लाई करिए तो इसका वैल्यू 46.4 के अप्रॉक्स होगा, दैट इज 46 से ज़्यादा। यानी ये बात भी क्या है, सही। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल APC इज 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। APC तो APC का एरिया निकाल देते हैं, जो एरिया ये हुआ वही एरिया होगा। इसका एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू 10 इंटू 10, सॉल्व करेंगे तो 2 से 5 ये हो गया 50। जब एरिया 50 हो गया तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है, ये भी 50 हो गया। ये बात भी क्या है, सही ही है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके पास तीनों का सेट। आप देख लेते हैं क्या, ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज एज फॉलोज। और देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का बताया गया था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज एज फॉलोज किस तरह से, तो देख लीजिए। आप क्या करते हैं, इसके पहले हम क्या देखते हैं, इसके बंटन को देखते हैं, मतलब इसके ग्रुप डाटा को देखते हैं। तो 18 26 ये 27 से शुरू है, 35 पे जा रहा है, फिर 35 को गैप करके ये 36 44 पे जा रहा है, 45 53 पे जा रहा है, 54 62 पे जा रहा है, 63 71 पे जा रहा है, 72 80 पे जा रहा है। तो जैसा देखिए इसको हम थोड़ा सा क्या बोलते हैं, इसको हम चेंज करते हैं किस फॉर्म में, इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव फॉर्म में। यानी जिसमें हम क्या करते हैं, इसको चूंकि दोनों के बीच का गैप कितना है, 1 है, तो यह 1 गैप है तो पहले वाले में हम क्या करेंगे, हाफ घटा देंगे और दूसरे वाले में क्या करेंगे, हाफ जोड़ देंगे। यानी ये जो डाटा जो मेरे पास बन जाएगा ये हो जाएगा 17.5 से लेकर के ये 26.5 पहला, फिर दूसरा कितना हो जाएगा 26.5 से लेकर के कितना हो जाएगा ये 26.5 से लेकर के 35.5। यानी इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा, इसमें सब में तब्दीली आ जाएगी, इसमें 0.5 घट जाएगा, इसमें 0.5 बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का गैप ये है। अगर देखे जाए इसका इंटरवल कितने का हो जा रहा है, तो 17 और 26 ये 9 का गैप बन जा रहा है, दैट इज h इसकी विड्थ के बारे में बोला जाता है। अब देखा जाए इससे पूछा क्या जा रहा है, मीडियन क्या होता है, जरा सब इसके बारे में विचार करेंगे। मीडियन का डायरेक्ट फार्मूला पे आप बना सकते हैं, L प्लस NY2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। अब सबसे पहले क्या होता है, N हमको बताना होता है, N जो होता है सिग्मा F। सिग्मा F मतलब क्या, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये N की वैल्यू होती है। ठीक है ना। CF जो होता है यहाँ पे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हिंदी में इसको बोले तो संचयी बारंबारता। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे 12, यहाँ पे 22, यहाँ पे 37, यहाँ पे 45, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 8 और 3 45, यहाँ पे 48 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 50। यानी अगर यहाँ से ये 50 आ गया तो यहाँ से हम n का वैल्यू निकालना चाहे तो ये होगा 50 और n/2 निकालना चाहे 25। n/2 क्यों निकालते हैं, बताते हैं क्यों निकालते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मीडियन क्लास की। मीडियन क्लास क्या होता है, तो मीडियन क्लास जो होता है ये n/2 से जस्ट ज्यादा, n/2 से जस्ट ज्यादा का, यानी n/2 से प्लस का जो वैल्यू होगा क्या, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, यानी n/2 से जस्ट ज्यादा जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू होगा वही जो वो जिसमें भी आएगा वही आपका मीडियन क्लास कहलाएगा। तो ये क्या 25 से ज्यादा किसमें है, तो 25 से ज्यादा इसमें, यही आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। और इसका इंटरवल जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 44.5 माइनस 44.5 माइनस नहीं से लेकर के कहाँ 53.5 तक,
आप देखिए फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, यही वैल्यू जो होता है ये लोअर लिमिट होता है, दैट इज एल। ठीक है, अब इस फॉर्मूला पे चलते हैं और फॉर्मूला के आधार पे क्या करते हैं, चीज़ों को बनाते हैं। एल का वैल्यू कितना है 44.5, हमने इसको लिख दिया, प्लस n/2, n क्या है मेरे पास टोटल फ्रीक्वेंसी, n मेरे पास टोटल फ्रीक्वेंसी और n/2 आपको निकाल करके बताया गया कहीं ना कहीं 25, तो ये लिख सकते हैं 25, माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है, जो मीडियम क्लास होता है उससे जस्ट पहले का जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वही होता है, यानी इससे मीडियम क्लास से पहले का क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियम क्लास ये हमारा, उससे पहले का ये 22, तो चलिए इसको 22 लिख देते हैं। फ्रीक्वेंसी मीडियम क्लास का दैट इज 15 इंटू विड्थ इसका कितना है h, h यहाँ पे 9। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, 25 में से 22 गया तो 3, और 3 से कितने बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा, मतलब ये 9/44.5 प्लस 44.5 प्लस 9/5 को अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.8। सॉल्व कीजिए, 45 18 63 463 46.3, देखिए एग्जैक्ट आंसर दिया गया है। अब इसी फ्रीक्वेंसी इसी में बता दिया गया क्या, अगला क्वेश्चन मोड के बारे में। तो मोड के बारे में हम बात करते हैं क्या कि मोड को कैसे निकालेंगे, इसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन उधर चला जाएगा। मोड का एक फार्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूला पे चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और वो फार्मूला को लिख लीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, है ना। तो ये 45 यानी 55 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मोड का फार्मूला ये हो जाएगा, मोड के फार्मूला को लिखते हैं L प्लस H, यहाँ पे होता है 2f1 चाहे 2f0 माइनस f1 माइनस f2, ये चीज़ होती है, और ऊपर में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, डायरेक्ट f0 होती है, ठीक है, f0 होती है, ये चीज़ें होती है। f0 f1 f2 क्या होता है, तो f0 तो जो मेरे पास मोड क्लास होगा, इसमें मॉडल क्लास होगा, क्या होगा इसमें मॉडल क्लास का जो वैल्यू होगा, मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको बोलेंगे f0, उससे पहले का जो होगा f1 प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, और f2 जो होगा प्रीसीडिंग में सक्सीडिंग, जो भी स्पेलिंग देख लेना जरा, सक्सीडिंग होगा f2, ये चीज़ हो गई। L जो होगा मॉडल क्लास का लोअर लिमिट, H जो होगा विड्थ, तो विड्थ तो इसमें पहले निकाल चुके हैं कितना 9, और L का वैल्यू उसमें था क्या, मॉडल क्लास का, पहले पता करते हैं कि मॉडल क्लास क्या है। तो मॉडल क्लास जो है, इसमें मॉडल क्लास उसको बोलते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा क्या रहे, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहे, तो 45 है, यानी इसमें मॉडल क्लास कितना हो जाएगा 44.5 to 53.5, यही हो जाएगा इसमें भी मॉडल क्लास। तो आप क्या करते हैं, हम इसके जगह वैल्यू रख देते हैं, L की जगह 44.5 लोअर लिमिट प्लस H का वैल्यू हो गया 9 इंटू ये f0 जो हो जाएगा, ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये 15, ठीक है, f0 का वैल्यू 15, 2 इंटू 15 माइनस 15 से पहले वाले का देख लीजिए और 15 से बाद वाले का, दोनों को घटा देना। 15 से पहले क्या है आपका, 15 से पहले 10 है और उसके बाद 8 है, तो जैसा यहाँ पर देखिएगा क्या है, क्वेश्चन है 15 से पहले वाला 10, 15 से बाद वाला 8, 10 और 8 को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 और उसके बाद क्या हो गया 8, सॉल्व कर दीजिए जरा सा इसको, ये हो गया 44.5 प्लस 9 इंटू ये हो जाएगा कितना 15, और ऊपर में हो जाएगा कितना 30, 30 में से 18 जाएगा तो ये 12। अब यहाँ से को 3 से 14, मतलब यहाँ पर देख लीजिए, तो 44.5 प्लस क्या क्या कर दिए 3/4 इंटू 15, यानी ये 11 के करीब हो जाएगा, ये गलत है, ये गलत है, मतलब क्या कि यहाँ पर जो फॉर्मूला है यहाँ पे f0 नहीं होगा, यहाँ पे हमको लगता है यहाँ पे f0 का चीज़ें गलत हो रही है, क्योंकि ऑप्शंस यहाँ पे नहीं मिल पा रहे, तो यहाँ पे जो f0 है इसका मतलब होता है क्या, यहाँ f0 माइनस f1 होता है, ठीक है, f0 माइनस f1 अगर हम करते हैं तो ये f0 जो है मेरे पास 15 है और f1 कितना है 12 है, शायद देखते हैं
15 माइनस 10 है 5, तो क्या हो गया, ये F0 माइनस F1 होता है। तो F0 माइनस F1 करेंगे तो ये 15 माइनस 10, यानी इसका वैल्यू कितना होगा, 15 9 करके कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये जरा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा फॉर्मूला मिसिंग हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 44.5 प्लस ये 15/4, 15/4 करेंगे तो 375, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 44.5 प्लस 375 सॉल्व कीजिए, 75 50 25 44 48 25, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है ऊपर में F0 माइनस F1 होता है, और यहाँ से चीज़ें क्या आ गई, 48 25, ये आपके पास क्या हो गए, आंसर हो गए, ठीक है। अब चलते हैं हम 56, एक सेकंड जरा सा रुकिएगा। चलो सा देखिए, इसमें अब आगे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 आइटम्स दैट फॉलो। 2 क्वेश्चन के लिए आगे का दिया हुआ चीज है, एबीसी ये ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, एबीसी एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल किस पे है, बी पे है, ठीक है। एबीसी एक ट्रायंगल और राइट एंगल किस पे है, बी पे है। चलिए देख लेते हैं आगे। गिवन दैट AC माइनस AB, AC माइनस AB यानी इससे इसका डिफरेंस जो है वो कितना है, इक्वल टू 2। अब क्या बताया जा रहा है, BC 16 है, चलिए BC 16 है, ठीक है। अब जैसा एक बात देखिए, ये दोनों वैल्यू तो पता नहीं, सॉल्व करके एक को हम x, एक को x प्लस 2, इसको x प्लस 2 लेकर के हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको कोई बड़ा इशू नहीं है। एक और चीज हम लोग जानते हैं क्या, कि जो हमारे पास m स्क्वायर माइनस 1 2m और m स्क्वायर प्लस 1, ये जो चीजें होती हैं इसके बारे में बात कीजिएगा, ठीक है ना। ये जो चीजें होती है इसमें देखिएगा तो इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना होता है, 2 होता है। इसके और इसके बीच का डिफरेंस 2 होता है। अगर इस दोनों को स्क्वायर के स्क्वायर करके सम करें तो इसके स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है। यानी ट्रिपलेट जब कभी भी निकालते हैं किसका, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो यही ट्रिपलेट होता है, जिसमें से ये होता है हाइपोटेनस, इस दोनों में से कोई परपेंडिकुलर और एक बेस। तो 2m जो होगा, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2m का वैल्यू हम यहाँ से क्या मानेंगे, 16, क्योंकि दोनों का डिफरेंस हमको पहले से क्लियर है 2, और क्वेश्चन में भी क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो ये 16 है, तो यहाँ से m का वैल्यू कितना है, 8, और m का वैल्यू जो है यहाँ से 8 होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 63, और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 65। तो ये वैल्यू हो जाएगा आपके पास 63, और ये वैल्यू हो जाएगा कितना, 65। चलिए अब देखते हैं इसमें आगे, आगे क्या बताया जा रहा है, इफ बैक इक्वल टू थीटा, बैक को ढूंढिए, BAC बैक, ये हमारा क्या है, थीटा, देन व्हाट इज sin थीटा प्लस cos थीटा। sin थीटा अगर इससे निकाले तो 16/65, और cos थीटा निकाले, लिख ही देते हैं, चलो sin थीटा प्लस cos थीटा 16/65। अगर यहाँ से हमसे पूछे cos थीटा ना, sin थीटा cos थीटा हो जाएगा, ये तो हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब 63/65। सॉल्व करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 79/65, चलिए 69/65, 79/65, चलिए हो गया आपके पास रिजल्ट। आगे क्या, इफ BD इज द परपेंडिकुलर ऑन द साइड AC, BD परपेंडिकुलर है, जो फोटो बनाए थे वही फोटो है भाई, दूसरा फोटो नहीं है, ये क्योंकि 2 क्वेश्चन के लिए वो सेम चीज था डेटा। इफ BD इज द परपेंडिकुलर ऑन द साइड AC, BD परपेंडिकुलर है साइड AC पे, ठीक है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ BD, अब ये बहुत आसान सा चीज है, ये 63, ये 65 और ये 16। आप जानते होइएगा कि ये जब कभी भी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वाला वर्टेक्स से सामने के साइड यानी हाइपोटेनस पे अगर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया जाता है तो इसका जो लेंथ होता है वो होता है P × B/h, P का मतलब 63, और ठीक से तो लिखा जाए भाई मेरे 63 × 16 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया, h का मतलब 65। सॉल्व कर दिए, 16 × 48, 4 96 4 100, ये बट्टा 65, 1008/65 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, बड़े बड़े अक्षरों में दिख रहा है, ये हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 3 आइटम्स दैट फॉलो, अच्छी चीजें हैं, देखते हैं। लेट MN बी ए कॉर्ड ऑफ द लेंथ 16 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर एट O, लेट MN बी ए कॉर्ड ऑफ द लेंथ 16 सेंटीमीटर। MN क्या है, एक कॉर्ड है, चलिए MN क्या है, कॉर्ड दे दिया, चलिए ले लेते हैं MN कॉर्ड, और इसका लेंथ भी बता दिया है 16, चलिए ले लेते हैं ये भी 16, जो बोलेगा वैसे से करेंगे।
विथ सेंटर हो, चलिए इसके पास एक सेंटर भी है जिसका नाम वो है, वो भी ले लिया। रेडियस 10 है, चलिए रेडियस भी हम कंसीडर कर लेते हैं 10 10 10। आगे है द टेंजेंट्स एट एम एंड एन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पी। अब देखिए यहाँ पे एक टेंजेंट्स है और यहाँ पे एक टेंजेंट्स, और यहाँ पे मिल रहा है पी पे मिला भी दिए। फर्दर ओपी इंटरसेक्ट्स एम एन परपेंडिकुलरली। ओपी ओपी जो लाइन है उसको मिला दिए और ये बोला इंटरसेक्ट इस पे 90 डिग्री पे करना। चलिए ये भी चीज कर लिए, कोई नहीं। परपेंडिकुलर एट क्यू, और इस पॉइंट का नाम ही बता दिया क्या है, क्यू। क्यू भी कर दिए। अब बोला जा रहा है व्हाट इज ओ क्यू इक्वल टू। आप देखिए ये 10 है, ये 16 है, तो इससे इसको मिलाए और ये 90 डिग्री है। तो किसी भी सर्कल में उसके सेंटर से उसके कॉर्ड पे अगर लाइन 90 डिग्री बन रहा है, अगर ये लाइन 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होगा। ये टोटल 16 है, ये 8 होगा और ये भी 8 होगा। ये 10 है, ये 8 है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट से क्या होगा 6। ओ क्यू इस साइड पूछा जा रहा है, पहला में ओ क्यू पूछा जा रहा है, दैट इज 6। ये बातें समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज पीएम इक्वल टू। चलिए इसी में हम पीएम निकाल देते हैं। पीएम, पीएम मतलब पीएम, जैसा देखिएगा इसमें पीएम आपको निकालना है। अब देखिए ओ एम पी ट्रायंगल दिख रहा होगा आपके पास और आपको क्यू एम पी भी ट्रायंगल दिख रहा है। दोनों ट्रायंगल में एम पी है, एम पी मतलब पीएम है। पीएम दोनों ट्रायंगल में, तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल ये एम क्यू पी और एम ओ पी, दोनों का दोनों राइट एंगल ट्रायंगल ये, और दोनों में आपको पीएम कॉमन दिख रहा है। तो दोनों में हम पीएम का वैल्यू निकाल करके इक्वेट करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, पीएम का वैल्यू इस ट्रायंगल की पहले बात करते हैं। तो इस लेंथ को आप कुछ मान लीजिए, इस लेंथ को हम मान लेते हैं, चलिए इस लेंथ को मान लेते हैं, क्यू पी का जो वैल्यू है उसको हम मान लेते हैं क्या, ए। चलिए ए मान लिए। तो देखिए यहाँ से पीएम निकालेंगे तो ये पीएम क्या है, यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे पीएम क्या है, हाइपोटेनस है इस ट्रायंगल में। एम क्यू पी में क्या है, ये हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर। पहले देखिए हम निकालते हैं क्या, कि चाहे पीएम निकालिए या पीएम का स्क्वायर भी निकाल दीजिए, तो रूट से बच जाइए। पीएम का स्क्वायर ही दोनों निकाल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 8 का स्क्वायर हो गया आपके पास 64 प्लस ये है आपके पास ये इसका स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखिए ओ एम पी में ये क्या, ओ एम पी में आपको जो दिखेगा ये एंगल 90 है। तो ओ एम पी में ये हाइपोटेनस नहीं है, तो ये हाइपोटेनस नहीं, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 प्लस ए, यानी यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस ए का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, दैट इज 100। देखिए क्या हो रहा है, 100 को इधर लेकर जाएंगे 364, इसको उधर लेकर के जाएंगे तो देखिएगा फिर से कुछ ना कुछ होगा। क्या होगा, ये 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, एक बार घटा देंगे। जोड़ देंगे तो ये 6 प्लस 2 ये हो जाएगा, और ये जुड़ जाएगा, और घटा देंगे तो ये कट जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो ये 164 हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए 164 बटा 6 माइनस 6 और इस सब को डिवाइड कर दिया 2 से, दैट इज ए। यही आ गया ये 6 को 6 से गुना करेंगे 36, 164 में से 36 घटाएंगे तो हो गया 128, और ये हो जाएगा 6 गुना 12। काट दीजिए, किसी से कट जाएगा, 4 से 3 बार में और 4 से 32 बार में, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 32/3। सही है, इसकी वैल्यू आ गई 32/3, किसकी, एक की वैल्यू आ गई ना, हाँ ठीक है, एक की वैल्यू आ गई 32/3। हमसे पूछा जा रहा है पीएम, तो पीएम निकल जाएगा यहाँ से, ये 32/3, ये दोनों का स्क्वायर करके सम कर दीजिए, 32/3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट हो जाएगा आपका आंसर। तो 32 का स्क्वायर हो गया 10, 24/9 प्लस 64, यही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 64 को 9 से करेंगे तो 64 को 9 से गुना कर दीजिए भाई, 564 9 6 9 540 और 36 576, 576 और 1024 दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 1024 प्लस थोड़ा सा आगे भाग कीजिए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। और इसको रूट से निकाल दीजिए तो ये 3 हो गया, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 1600, 1600 का 40, 40 बटा क्या होगा 3, इसके रिजल्ट आ जाएंगे 40/3, इसके रिजल्ट आ जाएंगे। बढ़ते हैं आगे, कहाँ 40/3 है, ये इसके आंसर हो गए। अब आगे बोला जा रहा है क्या 60 नंबर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ एम एन, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ एम एन ढूंढते हैं। यहाँ पे ओ एम एन किधर दिख रहा है, ओ एम एन, ओ एम एन का जो एरिया है वो निकालिए। चलिए ओ एम एन का एरिया करने के बाद हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ दिख गया, बेस आपके पास कितना है 16 हो गया, और हाइट कितना दिया हुआ इसका, ये वैल्यू निकाल करके रखेंगे 6, तो 2 से 8
पास कितना 48, ये होगा 60 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब हम 61 क्वेश्चन को बताएंगे। थोड़ा सा